नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ हो या लोकतंत्र के खिलाफ हंगामा तो होना ही था। हेलो एवरीवन, जेएनजी नेपाल काठमांडू आपने 8 सितंबर को एक घोषणा हुई कि 26 ऐप को बंद कर देंगे। जेएनजी माने मतलब लोगों को लगता था युवा कुछ नहीं कर सकते, लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो नेपाल में हुआ उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि न्यू जनरेशन कुछ भी नहीं कर सकती है। न्यू जनरेशन ने 36 घंटे में पूरी सत्ता को पलटा के रख दिया। आप समझ सकते हैं 36 घंटे मैटर करते हैं, सालों लग जाते हैं चीज़ों को चेंज करने में, लेकिन युवाओं ने 36 घंटे में सब कुछ तहस महस, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया। तो चलिए जानते हैं। गाइस, अब तक ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ। अचानक हुए जेएनजी के प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठ रहा है कि इस आंदोलन के पीछे किस देश का हाथ था, वहीं और नेपाल सियासत में आगे क्या होने वाला है। गाइस, देखना बाकी है कि जिस तरह से जेएनजी ने हंगामा किया, जिस तरह से 36 घंटे में सत्ता को पलटा दिया, जिस तरह से उन्होंने अपने जो एक इंजॉयमेंट कह सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म था, 26 प्लेटफॉर्मों को बंद करने से रोक दिया। सिर्फ युवाओं न्यू जनरेशन जो आज तक बोलते थे न्यू जनरेशन अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, तो वो देख ले न्यू जनरेशन जो कर सकता है वो। तो गाइस, जानते हैं जेएनजी न्यू जनरेशन ने ऐसा क्या किया, नेताओं को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि बड़े बड़े सांसद ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए हैं कि वो नेपाल में अपना जो डिसीजन उन्होंने लिया वो बिल्कुल उनका गलत था। युवाओं ने उनको रियलाइज़ कराया कि जो उन्होंने फैसला किया है बिल्कुल गलत है। तो गाइस, उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया है नेपाल में। अब दूसरी नेता वहाँ पे उन्होंने शपथ ले ली हुई है। आज है 15 तारीख को शांति बहुत है, क्योंकि इससे पहले आंसू बम फेंके गए। न्यू जनरेशन जो सड़कों पे उतर आई थी, ड्रेस पहन के, छोटे छोटे बच्चे युवा जो रोड पे उतर आए थे, उन्होंने जो एक अपना माइंड सेट करके रखा था कि हमारे ऊपर किसी का भी हुक्म नहीं चल सकता है। और उन्होंने सही भी किया कि कभी भी कोई भी नेता या कोई भी अदर पर्सन किसी के ऊपर अपनी जो राय है वो नहीं थोप सकता है। और उन्होंने भी वैसा ही किया कि आने वाली जो जनरेशन है अपने पैरों पे खड़ी है, उनको पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन पेरेंट्स को भी गाइड करना है उनको आने वाली जनरेशन में। पर जो भारत और नेपाल के जो रिलेशन थे पहले से ही 2001 से काफ़ी ख़राब हो गए थे, प्लस जो इसका फैसला राजनेता करेंगे जेएनजी। तो गाइस, जेएनजी बवाल के बाद नेपाल में शांति अब है फिलहाल होने लगी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित कई मंत्रियों के इस्तीफा के बाद सांसद भंग करने पर सहमति बन गई है और पूर्व मुख्यमंत्री न्यायाधीश सुशीला कारगी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेपाल में पिछले 8 दिन में जिस तरह से राजनीति हुई है, जिस तरह से लोगों ने बगावत की है, वो काफ़ी हद तक बांग्लादेशी जैसी दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसके अपने खतरे हैं, क्योंकि वह बांग्लादेशी के सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ही लगातार चुनाव टाल रहे हैं। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है, पिछले 3-4 दिनों में नेपाल ने जिस तरह हिंसा और घटनाओं को अंजाम दिया है, पूरे देश को हिला के रख दिया है। नेपाल जैसे शांति प्रिय पहाड़ी देश में इस तरह की जो एक कहते नहीं है कि जिस तरह से लड़ाई झगड़ा और लोगों को नुकसान पहुंचाना, चीज़ों को जलाना, जिस तरह से एक आतंकवाद को इशारा करता है। लोग कहते हैं कि संकट तो आके ही मानेगा, तो डिसीजन उसको सही लेना है। अगर इस तरह से नेता तुरंत डिसीजन ले लेंगे तो ये बहुत ही एक गलत संदेश है युवाओं के लिए। अब प्रश्न उठता है कि भारत नेपाल सीमा पे बल एसएसबी तैनात रहती है। यह भी केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक अर्धसैनिक बल है, पर दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते होने के कारण यह बहुत रोक टोक नहीं करते। तो गाइस, किस तरह से लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि एक रिश्ते को बनाने के लिए चेंज कर दिया। जो आज की स्थिति है वो देखी जा सकती है। आप किस तरह से चीज़ों को तहस महस कर दिया, लोग चीज़ों को लेके जा रहे हैं। एसी जितना भी है, जो इंडिया के लोग थे वो वापस लाए जा रहे हैं।
बिल्कुल सेफ्टी पर से, और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो यहाँ हैं नेपाल के लोग, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपना फैसला दूसरों पे थोपते हैं। जो बड़े बड़े सांसद नेता हैं वो दूसरों पे अपना फैसला एक कहते नहीं है, अपनी लाइफ स्टाइल को लोग मेंटेन करने के लिए दूसरों की लाइफ स्टाइल में इंटरफेयर करने लगते हैं। दूसरों को लगता है कि हाँ, मैं रिश्वत खा लूँ या कुछ भी कर लूँ, मैं इंजॉय करूँ, दूसरों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इंसान खा रहा है, पी रहा है, नहीं खा रहा, नहीं पी रहा, कोई मैटर नहीं करता है। तो यही आज की रियलिटी है। तो यही युवाओं ने बता दिया कि ये रियलिटी बिल्कुल गलत है। हमें भी हक है ज़िंदगी जीने का, हमें भी हक है खाने पीने का, हमें भी हक है। मुझे स्पेस चाहिए, तो उन्होंने ये बताया कि मुझे स्पेस चाहिए। तो आज जो इन्होंने हंगामा किया है, जो एक बगावत की है युवाओं ने, तो वो फैसला लोगों के हित में बहुत ज़्यादा है। तो ये उन्होंने सही डिसीजन लिया है। तो गाइस ये ज़रूर बताइएगा कि उनका सही फैसला है या गलत, कमेंट बॉक्स पर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, ये चीज़ें किस तरह से धीरे 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 चेंज होती जा रही हैं। गाइस आपको पता है नेपाल में इस हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस लोग भेज रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं किस तरह से वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और सोशल मीडिया कैश लगाया जाता। तो इसको कहते हैं एकता में कितनी दम होती है। तो कुछ के अनुसार यह सब कुछ नेपाली सेना का किया धरा है। यह भी आरोप है कि अमेरिका दूतावास की छत पे गोलियां चली हैं। कुछ ने तो इसके पीछे पुष्प कमल दाहाल का भी नाम सामने आ रहा है। जेएनजी की वजह से इसके पीछे कुछ निहायती स्वार्थी तत्वों की साजिश बताई जा रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंसा की आड़ में कई अपराधी छूट चुके हैं। बताए जा रहे हैं 10 ब्राह्मण हैं, 13 क्षत्रिय हैं। इस तरह से जो ब्राह्मणों को कैद करके रखा था, उसका भी एक बताया जा रहा है कि इस वजह से ही इतनी ज़्यादा जो एक आंदोलन का रूप जेएनजी ने ले लिया है, युवाओं ने ले लिया है। ये जो घटना है दिल्ली राजधानी एक कदम शांति, लेकिन 2 घंटे बाद जब दिल्ली पहुँचे तब लोगों ने इस चीज़ को गड़बड़ी बताया। पड़ोसी देश भारत और चीन के साथ रिश्ते बेहतर थे। ये बात ना तो आंदोलन में सामने आई है, ना ही इसके बारे में कुछ पता चल सका है। तो गाइस आप इस वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से अपनी जान बचा के लोग यहाँ से भाग रहे हैं। और कुछ तो मतलब सोशल मीडिया के पीछे वीडियोस तक बना, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। मतलब लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, तब तक तो ठीक थे, लेकिन नेपाली इतने ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा होने के बाद, आंसू बम फेंकने के बाद, आग लगने के बाद, तहस महस चीज़ों को होने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम अपनी लाइफ एक नॉर्मल, जैसे अदर देशों में लोग जी रहे हैं उस तरह से हम जिएंगे। और उन्होंने एक जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी राय मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा गाइस। आज भी कुछ लोगों को लगता है कि अदर जो नेता हैं बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, बट जो भारत के नेता हैं वो बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। वो जनता के बेनिफिट पे डिसीजन लेते हैं। और मैटर करता है कि सोच समझ के भी कोई फैसला करना ही बेस्ट होता है। कोई भी कुछ भी उठा के बोल दे या कुछ भी फैसला ले ले। उन्होंने बैठक एक दिन लगाई 8 को, उसके बाद उन्होंने डिसीजन कर दिया 26 प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएंगे। मतलब क्या है, अगर किसी की कमाई सोशल मीडिया से ही चलती हो, वो सोशल मीडिया से ही खाता हो, सोशल मीडिया से ही अपनी जो लाइफ है उसको आसानी से बिता रहा है, बट उन्होंने कुछ भी नहीं, उनको लगा युवा बिगड़ रहे हैं, युवाओं को सही रास्ते ले जाना है, सब करना है। बट जो उनके बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ शेयर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपए की चाय पी रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो नेपाल के बच्चे हैं, गरीब हैं, वो सड़कों पे मांग रहे हैं। उनकी जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है। जिस तरह से इन्होंने ये जो फैसला लिया था वो बहुत गलत था। तो वो कहते नहीं है, जेएनजी ने, युवाओं ने ये फैसले को बिल्कुल, आपको पता है नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हो चुकी है। भारतीय निवेशक वहाँ पैसा लगाने से भी कतराएंगे। इसका असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जो भारतीय वहाँ फंसे हुए थे वे बेचैन हैं, क्योंकि सब कुछ इतना हड़बड़ी में हुआ कि किसी को भी निकलने का अवसर नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं कि इस विरोध में विदेशी तत्वों का हाथ है, पर खुद नेपाल में रसूखदार राजनीतिक परिवार भी इस विरोध में साथ दे रहा था। अन्यथा 25 जेलों में बंद 13,000 कैदी
ना छुड़ा लिए जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैदी आज भी वहीं पे ही हैं जहाँ पहले थे। तो ये राजनीति 2008 में चल रही थी। बहुत सारे हैं, 80% थी जो अब तक 80% से कुछ ही अधिक हो चुकी है। तो गाइस, ये जो एक डिसीजन नेपाल की जो नेताओं ने लिया है, वो डिसीजन, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। वो फैसला किस तरह से उन्होंने ले लिया, क्या कुछ उन्होंने अपनी जो थॉट है उसका यूज़ नहीं किया, माइंड का यूज़ नहीं किया। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, पर किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक टाइम होना चाहिए, एक सही समय होना चाहिए, उसके बाद कोई अच्छा एक डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइस, प्लीज़ मेरी जो ये वीडियो है लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है फिर से वैसी ही होगी जैसी लग्जरी लाइफ नेताओं के बच्चे जी रहे थे, नेताओं की वाइफ जी रही थी, वो फिर लौट के वापस आएगी कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इतनी अपनी जो अर्थव्यवस्था है मजबूत करके रखी होगी। अर्थव्यवस्था तो एक नॉर्मल इंसान की, गरीब इंसान की बदलती है। उनका खाना पीना, रहना, सोना सब कुछ तबाह हो जाता है। जिस तरह से बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगों को आप देख रहे हैं जलाया गया है, किस तरह से सांसद फूंक दिया गया है बड़े बड़े घरों में, इस तरह से पूर्व मंत्री की वाइफ भी इस दुनिया में नहीं रही है। बस एक जो ये आंदोलन चला है 26 प्लेटफॉर्म बंद करने का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, मतलब अदर 26, स्नैपचैट। तो इस तरह से सरकार इस फैसले को जनतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश बता रहा है। उन्होंने इस बैन को रोकने और जन आज़ादी बचाने के लिए काफ़ी कुछ किया है। युवाओं को ये जो आक्रोश है वो हमेशा रहेगा और ये इतिहास में भी रखा जाएगा कि ये जो आंदोलन चला है वो किस तरह से चला है। युवाओं ने जन जी ने जो जिस तरह से ये आंदोलन को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। तो गाइस, आई होप इस जो ये इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह से ये पिक्चर्स हैं, जिस तरह से काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो गाइस, उनकी आत्मा को शांति दी भगवान, और उनकी फैमिली को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए कि जो ये हुआ है सही नहीं हुआ है। तो गाइस, आई होप आपको मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड लोगों तक इस बात को पहुँचाइए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। ये जो चीज़ हुई है, युवाओं में जो आक्रोश है, उस चीज़ के लिए बहुत ये एक, कहते हैं, न्यू जनरेशन बहुत आगे जा चुकी है और आई होप ये डिसीजन भी अच्छा लें।